You have to always keep your level up. Also, the more you bleed in practice, the less you bleed in work. कोचिंग करें या ना करें? Interview is basically about personality. एक saying है, all work and no play makes Jack a dull boy. तो मॉक्स में आपने अपने नेगेटिव स्कोर्स को कम कैसे किया? This is how you should have a balanced approach towards this exam. तो फिजिकल्स की तैयारी कैसी थी आपकी? बट आपका जो एंड गोल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि मैं एसएसबी भी मैंने क्लियर किया है और यूपीएससी इंटरव्यू में भी बैठा। मैं ये वाला फोन यूज करता था अपनी प्रिपरेशन में, तो मैंने जनवरी में ये कोर्स ज्वाइन किया था। So hello everyone, welcome to this session. आज हमारे साथ एज अ गेस्ट प्रेजेंट है प्रसून सिंह जी and he is selected candidate in assistant commandant and also in CDS. So double congratulations sir for this and thank you for giving us time for this conversation. We are lucky to have you here. Sir has been a student at Career Quest interview guidance program also. We were delighted to have you here also. आज हम इस चर्चा में ये जानना चाहेंगे कि आपकी पूरी जर्नी कैसी रही from being a aspirant to being an officer. इस पूरी जर्नी में आपने क्या संघर्ष को ओवरकम किया, क्या चैलेंजेस आए, उनको कैसे इजीली आपने ओवरकम करते हुए अपने सक्सेस को पाया. So welcome sir. Thank you ma'am for inviting me on this platform. Really grateful for Career Quest. बहुत एक बड़ा हाथ था इस इंस्टीट्यूशन का मेरी जर्नी में and I would like to share my experience to other candidates as well. हाँ, आज की कॉन्वर्सेशन उन सारे कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी जो अपने आप को यूनिफॉर्म सर्विसेज में या कभी भी फोर्सेस में एज एन ऑफिसर देखना चाहते हैं. तो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए हम आज एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी चार्ट आउट करके दिखाएंगे आपकी जर्नी के थ्रू कि कैसे वो इस सबको फॉलो कर सकते. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर, कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? हाउ इज योर लाइफ, हाउ यू आर फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है, काफी रिलैक्सिंग फीलिंग है. सो एज एन एस्पिरेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग तो बहुत सारी टेंशन होती है दिमाग में, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें चलती रहती है दिमाग में. बट जब एक बार हो जाता है देन इट्स अ वेरी पीसफुल एंड सूदिंग फीलिंग. ऑल्सो पेरेंट्स की जो खुशी होती है आफ्टर सिलेक्शन, दैट इज अनमैच्ड. तो आई वुड से दैट दिस इज द बेस्ट फीलिंग. जब आपका रिजल्ट आता है, जब वो यूपीएससी की पीडीएफ में आप अपना नाम देखते हैं, दैट इज द बेस्ट फीलिंग. मोस्ट कंटेंटेड थॉट कि हाँ हमने जितनी मेहनत की थी फाइनली वो रंग लाई है. तो सर कैसे आपने अपनी जर्नी बिगिन की? हम बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहेंगे कि कैसे आपने सबसे पहले थॉट आपके पास ये कहाँ से आया, या अपने बचपन के साथ या कभी कहाँ से ये एस्पिरेशन था आपके मन में कि आपको इन सर्विसेज में जाना है? इसका थॉट बहुत लेट आया कॉलेज में व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर. सो मैंने अपनी हॉबीज देखी, मैंने अपने पर्सनालिटी को देखा एंड आई थॉट दैट यूनिफॉर्म फोर्सेस इज समथिंग that is towards my leaning and I would perform very well because I like challenges, I like thrill, adventure. So वहाँ से मेरा यूनिफॉर्म फोर्सेस की तरफ इंटरेस्ट आया. फिर मैंने इसके लिए प्रिपेयर करना चालू किया and this is how I chose my passion. So this is how my journey started. तो जनरली बच्चों का एक ये सोच भी रहता है कि अगर हम इसको नहीं कर रहे होते तो हम क्या कर रहे होते. दैट इज एक प्लान बी के बारे में सोचते हैं जनरली स्टूडेंट्स. तो क्या आपका कोई प्लान बी था? मैम मेरा प्लान बी एज इन नहीं था. मेरा एक ही प्लान था दैट आई वांट टू गो इन यूनिफॉर्म फोर्सेस. दैट वाज द ओनली प्लान दैट आई हैड. हाउएवर प्लान बी मेरा ये था कि सीडीएस के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा था. ऑल्सो मैं सिविल सर्विसेज के मैंने मेंस लिखे थे जहाँ पे मेरी प्रेफरेंस थी आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस सर्विस. सो दिस इज हाउ मैंने अपने प्लान को 3 इसमें सेग्रीगेट किया था, एबीसी में. बट अगर आप देखेंगे तो डेस्टिनेशन वही थी, यूनिफॉर्म फोर्सेस. एंड ऑल्सो मैंने ये आंसर दिया था जब उनने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि व्हाट इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड. सो आई टोल्ड देम सर दिस इज माय ड्रीम दैट आई वांट टू बिकम अ यूनिफॉर्म फोर्सेस ऑफिसर. द रूट कैन बी डिफरेंट बट दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई विल अचीव. सो मैम ये क्लैरिटी थी मेरी. दिस कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स इट ऑल आउट कि हाँ कैसे आपने डबल इंटरव्यूज को क्रैक करके हुए आज योर मोटिवेशन टू से दैट कि हाँ बी इट एनी रूट बट आई विल गेट थ्रू इट. एंड वो हुआ भी. आप दोनों जगह सिलेक्टेड कैंडिडेट है एक अभी, तो दिस शोज योर कॉन्फिडेंस है. सर आगे हम इस पे बात करेंगे. जनरली हमारे स्टूडेंट्स को भी यही जानना होगा जो अभी नए नए इस जर्नी में आए हैं कि कैसे वो अपनी पूरी तैयारी को अलाइन करें सो दैट वो कम टाइम में एक रिजल्ट पाए. तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप पहले प्रिपरेशन जब आप चालू करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप ट्रेंड्स देखिए, आप समझिए कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, किस तरह की वो क्वेश्चन पूछ रहा है. आप उस हिसाब से अपनी जर्नी को डिजाइन करिए ताकि आपका एंड गोल आपको क्लियर रहे कि क्या क्या प्रिपरेशन में चाहिए. ऑल्सो आजकल तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए यूट्यूब वगैरह पे. करियर क्वेस्ट ऑल्सो इज गिविंग गाइडेंस. तो आप ऐसे जो मेंटर्स हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं टू ऑलवेज सी दैट यू आर गोइंग इन द राइट पाथ. सो दिस इज व्हाट आई विल से. तो इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आपको क्या लगे कि एक एस्पिरेंट को क्या सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अपनी लाइफस्टाइल में रखने चाहिए जिससे ही कैन बी selected? What I think is the most important
point that a candidate should have in himself or herself is the sincerity. He should be sincere. Basically जो भी उनका काम है, पढ़ना, टेस्ट देना, मॉक देना, रिवाइज करना, दे शुड डू इट सिंसियरली एंड उसमें कोई लैकिंग नहीं होनी चाहिए. एंड इफ दे कीप कंसिस्टेंसी एंड डू थिंग्स एंड टास्क सिंसियरली, द एंड गोल विल बी अचीव्ड. मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे जो सेलेक्ट हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं उनमें ये माइन्यूट डिफरेंस है, कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी का. सो दिस इज व्हाट आई विल से टू द पीपल. इस सब में सबसे एक बड़ा एक रोड ब्लॉक होता है कि कैसे उस चीज को कंटिन्यू रखें. कंसिस्टेंसी तो कंटिन्यू रखना भी मतलब एक डिफिकल्ट टास्क होता है. तो आपने ये सब कैसे किया? मतलब वी हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन दिस एज. सोशल मीडिया हुआ, चाहे वो फिर हमारे फ्रेंड सर्कल भी हुआ, रिलेटिव्स हुए, कोई ना कोई ओकेजन आते ही रहते हैं. इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, कुछ ना कुछ चलता रहेगा. तो इस सब से आपने कैसे कट किया अपने आप को? सबसे पहली बात तो मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था और मैं एक छोटा सा फोन यूज करता था. आई कैन शो यू. मैं ये वाला फोन यूज करता था अपनी प्रिपरेशन में, सो दैट हाफ ऑफ द डिस्ट्रैक्शन इज गॉन. सेकेंडली, फॉर कंसिस्टेंसी व्हाट आई विल से इज कि एक रूटीन सारे स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए और वो रूटीन फॉलो करना चाहिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 बजे उठिए या 6 बजे उठिए, आप 9 बजे उठिए, पर जो भी है आप एक रूटीन फॉलो करिए और उसको हर दिन आप करते रहिए और उसमें आप प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालिए 6 घंटे 8 घंटे. एंड दिस इज हाउ यू कैन बी कंसिस्टेंट. एंड अ कंसिस्टेंट स्टडी ऑफ 6 hours और 8 hours ओवर एन ईयर विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो आप ऐसे कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम मैकेनिकली 12-12 घंटे बैठ के लगे हुए हैं पढ़ने. Just burdening yourself. Fruitful 6 or 8 hours are also quite enough. Actually 12 hours is not sustainable also. 12 hours जो पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है, it is in the last 2 months or 1 month. वरना आप 6 घंटे से 8 घंटे पढ़िए, आप अपनी कोई हॉबी भी परस्यू करिए, एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए उसके साथ. तो आप ऐसे करके यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, बिकॉज जब एग्जाम करीब आता है तो मेंटल माइंडसेट इज द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो आप ऐसे कर सकते हैं. Yes. तो सर ये तो हुआ कि आपने सोशल मीडिया को कैसे कट किया एंड आपने स्मॉल कीपैड फोन भी यूज किया. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फर्दर मोर, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया तो हमने साइड किया, उसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स और ऑनलाइन मटेरियल इतना सारा हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे टेलीग्राम हो या डिफरेंट वेबसाइट्स हो. हर जगह डिफरेंट कंटेंट प्रेजेंट होता है ये स्टूडेंट्स के लिए. तो इस सब को आपने कैसे सही से चैनलाइज किया अपनी जर्नी, अपनी प्रिपरेशन? मैं ये बोलना चाहूंगा कि आजकल काफी कंटेंट अवेलेबल है फ्री वेबसाइट्स पे, और उससे बच्चे क्या होते हैं, ड्राउन हो जाते हैं कंटेंट में ही. तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अपना आप कंटेंट लिमिटेड रखिए और लिमिटेड कंटेंट को आप बार बार रिवाइज करिए, ताकि जो उसमें से आए वो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, एंड दिस विल गिव अ मोर कॉन्फिडेंस टू यू ऑल्सो. तो आप ऐसे करके सेलेक्टिव कंटेंट रख सकते हैं, उसी को आप रिवाइज करिए और ऐसे करके आप अपना प्रिपरेशन करिए. बिकॉज इवन इन एग्जाम यू वोंट बी स्कोरिंग 250 आउट ऑफ 250 और 200 आउट ऑफ 200. अगर आप देखेंगे कट ऑफ इज 97, तो आप लिमिटेड कंटेंट पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, एंड यू विल बी डूइंग गुड इन योर एग्जाम. इसमें आप मुझे जनरली हमारे स्टूडेंट्स का एक ही डाउट भी होता है कि कोचिंग करें या ना करें. मींस हाउ इम्पोर्टेंट इज जॉइनिंग अ कोचिंग सेंटर, या फिर सेल्फ स्टडी से भी ये चीज हो जाए? मेरा ये कहना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है. सेल्फ स्टडी मैंने भी खुद ही सेल्फ स्टडी की थी, बट अगेन अगर किसी के पास गाइडेंस नहीं है उस तरीके का, या फिर उनको नहीं पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे चल रहा है, सो दे कैन जॉइन अ कोचिंग एंड दैट इज हाउ दे कैन गो अबाउट. बट सेल्फ स्टडी से भी होता है. मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो मेरे पीयर ग्रुप में थे, वी ऑल हैव डन सेल्फ स्टडी ओनली. प्रोवाइडेड कि सेल्फ स्टडी एक करेक्ट पाथ पर हो, तो इट कैन आल्सो ब्रिंग प्रॉपर रिजल्ट्स. आपकी पूरी सर क्या स्ट्रैटेजी रही इस पूरे जर्नी में? मतलब सबका एक की टू सक्सेस उनकी स्ट्रैटेजी होती है, तो व्हाट वाज योर मिरेकल वन? मेरा सबसे की इंग्रेडिएंट वाज कि मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से की थी एंड ऑलमोस्ट 30 इयर्स की थी. इवन मैंने सिविल सर्विसेज, सीडीएस एंड सीएपीएफ सारे एग्जाम्स की जो पीवाईक्यू एनालिसिस है काफी डेप्थ में की थी, और उसकी वजह से मुझे काफी एज मिल गया था. बिकॉज I could understand what the trend was, how UPSC was asking questions, and उसके बाद में जब भी कोई टॉपिक पढ़ता था तो मुझे समझता था कि UPSC इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछने वाला. तो मेरी वो स्ट्रेटेजी थी, और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पीवाईक्यू एनालिसिस एकदम डेप्थ में करिए, घुस के, और आप उसके बाद पढ़ना चालू करिए, या फिर उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग. So this goes by the backward and forward linkages कि हम जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो उसके डेप्थ में पीछे भी जाएं कि ये क्यों आया, कैसे आया, एंड उसको हम फ्यूचर किसी पर्सपेक्टिव से भी रिलेट करें कि आगे क्या संभावना बन सकती है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन आ सकता है. यस. एज अ न्यू स्टूडेंट वो कहाँ से स्टार्ट करें अपनी जर्नी को? मैं कहना चाहूंगा कि आप बेसिक एनसीईआरटीज पहले पढ़िए अच्छे से,
बेसिक एनसीईआरटी जब आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स आती है, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। जब आप ये एक बार रेफरेंस बुक्स एक बार पढ़ लेते हैं, देन यू कैन गो टू पीवाईक्यूज। जब आप पीवाईक्यूज पे जाएंगे, उसके बाद आपका थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, फिर वापस इस बुक्स पे आइए, एंड दिस इज हाउ गोइंग बैक एंड फोर्थ यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेज। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दीजिए, मॉक देना चालू कर दीजिए। उससे जो है आप एकदम कंपटीशन में घुस जाएंगे, क्योंकि व्हेन यू गिव अ मॉक तो आपका पीयर ग्रुप भी बनेगा, प्लस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मोर कैंडिडेट्स दैट आर गिविंग मॉक। तो आप यू कैन नो हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड। तो आप वैसे करके आप अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। मॉक्स में काफी बार स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि उनके काफी नेगेटिव स्कोर रहता है, तो मॉक्स में आपने अपने नेगेटिव स्कोर्स को कम कैसे किया? मॉक्स का बेसिकली यही है कि आप देते जाइए, जो आपकी वीकनेस है आप आइडेंटिफाई करिए और आप उस पर काम करते जाइए। ओवर अ टाइम जब आप ये करते जाएंगे 5-6 महीने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो मार्क्स है वो बेटर हुए जा रहे हैं। जैसे कि आई रिमेम्बर जब मैं पहले देता था तो मुझे 30 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 200, फिर वो बढ़े 60 हुए, फिर वो 120 होने लगे, 140 होने लगे, 180 तक जाने लगे फिर ओवर द पीरियड ऑफ 6 months। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ऑलवेज कीप योर लेवल अप। और जब भी आप ये देंगे, आप बस खुद को एक चीज याद दिलाइए कि मेरा अभी जितना मार्क्स आया, नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। एंड देन आप सिंसियरली लग जाइए पढ़ाई पे और आप उससे ज्यादा लाइए। नो मैटर आप 2 मार्क्स से ज्यादा ला रहे हैं, बट आप ये करते जाइए। एंड दिस इज हाउ आप जब एग्जाम तक आप काफी बेटर प्रिपेयर्ड हो जाए। ऑल्सो द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन वर्क। वेल सेड। तो इसमें बच्चे ये कर सकते हैं, ये अपने डेली इंप्रूवमेंट्स पे टारगेट करें, अपने डेली इंप्रूवमेंट से वो एक जर्नी ऑफ सक्सेस बिल्ड कर सकते हैं। इसमें आपने अपनी हर स्टेज को कैसे डिवाइड किया? जनरली हम देखते हैं कि बच्चे प्रीलिम्स हमारा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उस पर फोकस ज्यादा कर लेते हैं, कई बार पेपर 2 को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इवन काफी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू पर भी लास्ट मोमेंट पे ध्यान दे पाते हैं। तो आप एक पूरी हमको अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डिफाइन करिए कि हम पेपर 1, 2 एंड हमारा इंटरव्यू गाइडेंस, इस सब पे कैसे ब्रेक करें अपने शेड्यूल को और कैसे वर्क करें। मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि हर स्टेज का जो एग्जाम है ना, स्टूडेंट को हर स्टेज को ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको सिंसियरली और सीरियसली करना चाहिए, वरना जो रिजल्ट है वो एक अच्छा नहीं बन पाएगा। तो जैसे कि पेपर 1 है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको उसमें काफी वेरिड चीजें आती हैं, तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करनी है अच्छे से। पेपर 2 है, तो उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको न्यूज़पेपर पे टाइम देना है। 1 घंटा आपको दिन में न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ताकि उसकी वजह से आपका जो राइटिंग स्किल्स है वो बेटर हो और आप एक अच्छा ऐसे इन द गिवन टाइम आप लिख पाए। जैसे कि 3 hours का जो टाइम होता है, इसमें पेपर कंप्लीशन डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको उसमें प्रैक्टिस चाहिए। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज बेसिकली अबाउट पर्सनालिटी। तो आपको पर्सनालिटी को जो डेवलप करने का है, जो आपका ये है, तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। आप लास्ट 15 दिन में अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी पर्सनालिटी उतनी निखर के सामने नहीं आएगी। तो पर्सनालिटी पे भी आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दीजिए। आप जो भी है स्पीकिंग प्रैक्टिस करिए, आप अपनी एनालिसिस करते रहिए कि मैंने ये जो मैं करता हूँ मैं क्यों करता हूँ, हॉबीज मेरी क्या है, और थोड़ा सा आप अपने लाइफ में कुछ हॉबी आप रखे ही रहिए। एक सेइंग है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो आप अपने लाइफ में हॉबीज रखिए, आप उसको परस्यू करिए, तो उसकी वजह से आपकी एक पर्सनालिटी भी सही रहेगी। दिस इज हाउ यू शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स दिस एग्जाम, गिविंग इंपॉर्टेंस टू ऑल द एस्पेक्ट्स एंड ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं और सब पार्ट्स में। जैसे पेपर 1 के लिए कंटेंट प्रिपरेशन, बच्चे जनरली स्टैटिक बुक्स, जैसे आपने एनसीईआरटीज कहा, उसके अलावा इनके पास करंट अफेयर्स का वैल्यूएशन का कितना इंपॉर्टेंस रहता है पूरे पेपर 1 और 2 के एस्पेक्ट? पेपर 1 का तो मुझे लगता है, अरे करंट अफेयर्स का मुझे लगता है काफी ज्यादा वैल्यू है, बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस पॉलिटी के भी आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज दे आर रेलेवेंट इन द करंट एस्पेक्ट्स। अगर आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का जो अभी इशू चल रहा है, सो देयर इज हाई लाइक्लीहुड कि वाइस प्रेसिडेंट पे कमिंग यूपीएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अ स्टूडेंट, अ सिंसियर स्टूडेंट, ही शुड रीड द न्यूज़पेपर। जब उसमें वो देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इशू चल रहा है, तो उनको जब अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में वो जाएंगे तो उनको टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए अच्छे से। तो मैं ऐसे प्रिपेयर करता था, और ऐसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पैरेलली प्रिपेयर हो जाता था। जैसे एनवायरनमेंट का कोई इशू है, तो उस पे पेपर 1 के हिसाब से भी प्रिपेयर कर लिया। पेपर 2 का मैंने एक उस पे ऐसे का टॉपिक बना दिया, चैट जीपीटी को डाल के, उसके ऊपर मैंने फिर एक ऐसे लिख दिया। और अगर कोई एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव जो टॉपिक्स है, बोथ प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैंने उस पे एक आर्ग्यूमेंट लिख दिया, चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनवा दिया। सो दिस इज हाउ होलिस्टिकली यू कैन प्रिपेयर एंड स्मार्टली यू कैन प्रिपेयर। जस्ट आपका जब एक बार एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स हो जाता है, जब आप मॉक लगा रहे हो, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे भी ध्यान दीजिए। जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर पे, उनको आप पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से पढ़ लीजिए। ऑल्सो अगर आप एक लेवल फर्दर जाना चाहते हैं, तो इंटरव्यू के हिसाब से भी थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर मुझे इस पे मेरे ओपिनियंस मांगे जाए,
तो मेरा इस पे क्या ओपिनियन होगा, तो आप वैसे करके एक होलिस्टिकली प्रिपेयर कर सकते तो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए। हैं। न्यूज़पेपर से मैं नोट्स तो नहीं बनाता था, पर जैसे मैंने आपको बताया मैं थीम्स पिकअप कर लेता था जी। और फिर मैं वो थीम्स के नोट्स बनाता था। मैं उस थीम्स को वापस रिविजिट करता था अपने बुक्स में और उसके फिर नोट्स बनाता था। तो हम हमारे स्टैटिक नोट्स में जो भी करंट इवेंट्स हैं उनका जो भी पॉइंट्स है वहां पे ऐड करते जाएं एंड हाँ, इसको एक ऐड करते होलिस्टिक चलिए। अप्रोच के साथ रखें। ठीक है, फर्दरमोर सर सेकंड पेपर में अगर हम बात करें तो आपने कितने हमारे शॉर्ट नोट्स को यूज किया, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बल्कि नोट्स होते हैं, वो उसको शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, उसकी वजह से। तो इस वजह से उनका रिवीजन में भी काफी लैकिंग होती है। तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे कि बल्कि नोट से हम जो शॉर्ट क्रिस्प नोट्स में आना चाहते हैं, या ये जो टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की, ये कितनी हेल्पफुल होती है एग्जाम में? मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि लास्ट जो पीरियड होता है उसमें आप शॉर्ट्स नोट्स पे ही फोकस करिए, क्योंकि जितने वाइड स्पेक्ट्रम की चीजें आपके आंखों के सामने से जाएंगी और जितने बार जाएंगी, वो जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतना बेटर प्रिपेयर्ड हो सकता है। तो मैंने तो लास्ट में सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दिया था। मैंने जो भी कुछ लेंदी कंटेंट है या बल्कि कंटेंट है उनको पढ़ना पूरी तरीके से अवॉइड किया था लास्ट 1 या 1.5 महीने में, 60 डेज में। और मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ा और बार बार पढ़ते गया, उसको एकदम कंडेंस कर लिया मैंने। और दिस इज हाउ आई डिड वेल इन बोथ पेपर 2 में जनरली स्टूडेंट्स को ऐसे में भी दिक्कत होती है, काफी सारा सर्च करने के बाद भी स्टूडेंट्स दे डोंट फाइंड द राइट एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे। तो आप इस पे कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू यू हाउ अ गुड एसे इज टू बी रिटन? व्हाट आई वुड से इज कि मुझे भी कबीर सर ने बताया था कि हाउ ऐसे शुड बी रिटन और हाउ एनी टॉपिक शुड बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो ऐसे का जो भी है वो तो ऑलमोस्ट सब लोग लिख लेंगे अगर उनको काफी टाइम दिया गया, बट चैलेंज ये है कि आपको 12 मिनट में लिखना है वो। सो यू शुड टॉक टू एनी गुड मेंटर एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि उसको मुझे कैसे ब्रेक करना है। इंट्रोडक्शन में मुझे क्या पॉइंट्स हिट करने हैं करंट रेलेवेंस के, बॉडी में मुझे उसको कैसे डाइवर्स एस्पेक्ट्स में खोलना है, उसको सोशल, लीगल और लेट्स से पॉलिटिकल एंगल, ये सब एंगल्स में। फिर वे फॉरवर्ड में कैसे मुझे उसको डाइवर्स एस्पेक्ट्स में खोलना है, स्टेक होल्डर अप्रोच करके, देन अ कंक्लूजन। सो अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मेट सेट है तो आपकी पेन उसी हिसाब से चलती जाती है। यू डोंट हैव टू थिंक मच, आपकी पेन चलती जाएगी क्योंकि आपके दिमाग में आपने वो उसको ब्रोकन डाउन करके रखा है। फिर लेट से अगर मैं कैसे लिख रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे 3 लाइन इस पे लिखना है और 2-3 लाइन लिखना इज नॉट अ बिग टास्क ऑन वन पॉइंट। तो ऐसे मेरी पेन चलती जाती थी एंड। सो गुड पर्सपेक्टिव दोनों साइड काम करता है, नॉट जस्ट पर्सनालिटी टेस्ट में बल्कि ऐसे एंड डिफरेंट हमारे पेपर 2 के भी आंसर्स में फॉर्मेटिंग में ये काफी हेल्प करता है। यस, सो दैट इज आपको इंटरव्यू गाइडेंस दोनों जगह हेल्प किया। यस। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हमने भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो ईयर लॉन्ग एक प्रोग्राम जनरली हम स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं कि दे कम एंड प्रिपेयर फॉर दिस, नॉट जस्ट सीजनली कि आप अपने इंटरव्यू के कुछ दिन पहले ही आए। इससे बेटर होगा कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन पहले से करके रखें। तो अकॉर्डिंग टू यू ये बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, जो करियर क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ये नया तरीका बच्चों को ट्रेन करने का? मुझे लगता है दिस इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप मुझसे भी पूछेंगे पर्सनली तो मैंने जनवरी में ये कोर्स ज्वाइन किया था और मेरा जो इंटरव्यू था दैट वाज एंड ऑफ द May. So it was a let's say 5 month of journey with career quest. तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, पर्सनालिटी इज अ थिंग दैट कांट बी इम्प्रूव्ड ओवर 10 days 15 days a month. इट नीड्स अ होलिस्टिक अप्रोच। आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो और निखर के आए और आपकी जो क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी, वो और बेटर आए और आप बेटर प्रिपेयर्ड हो। तो मेरा यही कहना चाहूंगा मैं कि जितना आप लॉन्ग टाइम दे सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन को उतना वो करिए और आपको वो बेनिफिट देगा, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। जैसे कि मैंने अगर 5 महीने इन्वेस्ट किए तो मुझे 125 मार्क्स मिले। अगर लेट से मैं वो 125 मार्क्स मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं इस लिस्ट में नहीं होता। अगर लेट से मुझे एक एवरेज मार्क्स मिलते दैट इज 90 तो मैं इस लिस्ट से बाहर हो जाता। सो मैं वही बोलना चाहूंगा कि जितना आप लॉन्ग पीरियड आप टाइम स्पेंड करेंगे इंटरव्यू गाइडेंस में, आप बार बार सर से पूछेंगे कि आप सर से कन्वर्स करेंगे कि सर ये जो टॉपिक है उसको मुझे कैसे इसमें अपना ओपिनियन रखना है, मुझे अपने डैश को कैसे ब्रेक डाउन करना है। जब आप और अपने पर्सनालिटी में अपने अंदर घुस के देखेंगे जो सर टेक्निक्स बताते हैं उससे, तो आप और बेटर प्रिपेयर्ड होते जाएंगे। ओवरऑल फर्स्ट एज इट्स आल्सो सेड ना कि जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना स्ट्रांग फाउंडेशन होगा। सो दैट सेम थिंग। ऑल्सो आई वांट टू ऐड कि काफी लोगों को कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, जैसे कि मुझे भी थी, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे दिक्कत होती है। तो करियर क्वेस्ट में सर जो है वो दोनों पे काफी ज्यादा अच्छे से
मेहनत करते हैं। और जो कम्युनिकेशन है आपको ही पता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में डेवलप कर लेंगे। जो आप 25 साल तक या 24 साल तक नहीं कर पाए, वो आपको एक महीने में आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जितना टाइम दे सकते हैं उतना आपको देना चाहिए, इज व्हाट आई थिंक। पर्सनालिटी कांट बी ग्रूम्ड ओवरनाइट, इसीलिए या एक लॉन्ग प्रिपरेशन इसके लिए जरूरी है। या तो एक अच्छे मेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पूरी जर्नी में, यस। है ना? आपके लिए आपकी फैमिली से और बाकी एज अ फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप वगैरह, टीचर्स एंड ऑल, यहाँ सब किस किस का क्या क्या योगदान रहा आपकी पूरी जर्नी में? फैमिली का तो काफी योगदान रहा। हमेशा मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव थी। इवन हमेशा, मतलब जब मैं दिल्ली में भी था, दे ऑलवेज गेव मी, मतलब पूरा, मतलब जितना भी सपोर्ट दे सकते थे उतना सपोर्ट दिया। लेट इट बी फाइनेंशियली, इमोशनली, पूरा। एंड ऑल्सो आई वॉज वेरी लकी दैट आई फाउंड अ वेरी गुड पीयर ग्रुप व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। ऑल्सो जो पीयर ग्रुप है वो मेरा करियर क्वेश्चन में ही बना था। ओवर द आई टोल्ड आई वाज एसोसिएटेड फॉर 6 months, तो वहाँ पे जो मेरा पीयर ग्रुप बना था, काफी अच्छा पीयर ग्रुप था। हम लोग बार बार पीयर मॉक करते थे, डिस्कस करते थे। उसकी वजह से काफी सारी चीजें हमारी बहुत कम टाइम में प्रिपेयर होती गई। तो ऐसे करके काफी एक अच्छा मेरा प्रिपरेशन का लेवल पहुंच चुका था। जो ग्रुप डिस्कशन होता है हमारे पीयर ग्रुप में, ये हेल्पफुल रहता है। यस यस यस। जैसे कि हमारे पीयर ग्रुप में कुछ 6 लोग थे, तो सब लोग एक एक टॉपिक प्रिपेयर करके आते थे। एंड देन व्हाट वी डिस्कस्ड इज कि आपको फिर इस पे डिलीवर करना है कुछ कंटेंट। तो जैसे कि 6 लोगों ने प्रिपेयर करके लाया, तो उस कम टाइम में हमारा 6 जन से हमको सीखने मिल जाता था। ऑल्सो कम्युनिकेशन हमारा बेटर हो जाता था। और जो एक पीयर लर्निंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम दोस्तों से काफी फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट हेल्प मी। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप भी कम्युनिकेशन में पहले इतने फ्लुएंट नहीं थे, एज इन मे बी यू वर शाय और समथिंग, तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया? विद गाइडेंस ओवर हियर दैट इज आल्सो, बट उसके साथ में आपने खुद में सेल्फ क्या ऐसे टास्क किए, क्या कुछ किया जिससे आपने उस पर ओवरकम किया? जैसे कि मैंने जनवरी में जब ये ज्वाइन किया था बैच, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरा गैप है। मेरा गैप था नॉन वर्बल में। तो मैं सर के पास गया, मैंने सर को बताया, सर दिस इज द गैप एंड आई वांट टू इम्प्रूव ऑन दिस। तो सर ने मुझे कुछ कुछ चीजें बताई कि आप ये करिए, ये करते करते रहिए, एंड ओवर द टाइम आप सीरियसली इसको करते जाइए, रोज करिए। जैसे कि मिरर प्रैक्टिस एक सर ने बात बताई थी। आप मिरर प्रैक्टिस करिए, खुद को रिकॉर्ड करिए। खुद को रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने को देखिए आप, और आप इम्प्रूव करते जाइए। तो वो मैं बार बार करते गया। फिर जैसे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, मैं वापस सर के पास गया, तो सर ने और कुछ चीजें बताई। तो वो करते 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 ओवर द टाइम फिर सर ने फाइनली बताया कि आप जो एक अच्छे स्पीकर्स हैं, एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, आप उनको देखिए, उनसे सीखिए कि आप अपने में क्या और ऐड कर सकते। तो वैसे फिर फाइनली मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो वही बात है कि ओवर द टाइम मैं बार बार अपने मेंटर के पास जाते गया। जो जो मेंटर ने बताया वो मैं सिंसियरली करते गया, और वो करते 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 एक अच्छे लेवल पे मेरी प्रिपरेशन पहुंची। छोटे छोटे टास्क से, द ग्रेन ऑफ सैंड से एक माउंटेन बना, ऐसा ही है कि धीरे धीरे आपने अपने पूरी क्यूमुलेटिव मेहनत करते गए, आप डेली वन स्टेप एट अ टाइम चलते गए, एंड इससे फाइनली आप सक्सेस तक पहुंच गए। इस जर्नी के बीच, जैसे कि हमको पता है कि सीपीएफ की जर्नी के लिए इस एग्जाम में भी 3 स्टेजेस होते हैं। हमारा रिटन स्टेज हुआ, उसके बाद फिजिकल स्टेज भी होता है, एंड देन इंटरव्यू होता है। तो फिजिकल्स की तैयारी कैसी थी आपकी? फिजिकल्स में बेसिकली आई वाज कमिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, तो मेरा स्पोर्ट्स तो ठीक था। एंड प्रिपरेशन के वक्त भी, जैसे मैंने बोला, मैं अपने हॉबी के लिए टाइम निकालता था। तो मैं खेलने और वॉकिंग और रनिंग में करते ही रहता था। तो बस वही था। एंड ड्यूरिंग फिजिकल्स, जैसे कि जब एग्जाम क्लियर हो गया था, एंड मैंने रनिंग कंटिन्यू रखी, क्योंकि जो सीएपीएफ का फिजिकल है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट बात ये है कि आपको एक राइट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन रखनी है, और खुद को इंजर्ड नहीं रखना है, और एक अच्छी डाइट रखनी है। तो आप बस इस पे ध्यान देते जाइए, एंड आपका फिजिकल्स वुड बी क्लियर। बस आपको कोई इंजरी वगैरह नहीं करवानी है। इसमें भी बच्चे जो हैं, हमारे एस्पिरेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं, वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, या इसके लिए भी उनको कोई स्पेसिफिक किसी मेंटर की जरूरत है, किसी ग्राउंड या कहीं पर? नहीं, आपको ग्राउंड प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आपको भागना पड़ेगा टाइमिंग लगा लगा के। तो अगर आपके पास कोई कोच है तो वेल एंड गुड, बिकॉज आपको कोच तैयारी करवा देंगे। अगर आपके पास कोच नहीं है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आप बस अपने टाइमिंग देखते जाइएगा कि क्या टाइमिंग आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारी टाइमिंग्स हैं एंड स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर आप वो स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं खुद से, देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मीट, तो आप इसे जाइए किसी कोच के पास, एंड दे विल हेल्प यू इम्प्रूव। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स काफी बार ये भी करते हैं कि अगर वो फिजिकल्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर दे आर फिजिकली वेरी
ड्रेन्ड आउट, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचता, एंड देन अपना स्टडी को पूरा एक तरीके से गिव अप ही कर देते हैं। आपने रूटीन बैलेंस कैसे किया? क्या आप फिजिकली प्रिपेयर भी कर रहे हैं अपनी रनिंग के लिए या जंप एंड सारी चीज के लिए, और साथ में पढ़ भी रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कितना टाइम डिवोट कर पाते थे अपनी पढ़ाई के लिए और इसको बैलेंस कैसे रख पाते? बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर करेंगे तो डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डाइट और जो आपका रेस्ट है, स्लीप, और आपको स्क्रीन टाइम वगैरह भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपको एक तरह से फिजिकली एंड मेंटली ड्रेन कर देता है। तो मैं बोलूँगा एक अच्छी डाइट रखिए, अच्छा रेस्ट रखिएगा, और प्रिपरेशन के लिए आपको फिर भी टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप 10 घंटे नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप 6 घंटे दीजिए, आप 2 से 2.5 घंटे आप अपनी फिजिकल पे करिए, उसके बाद आप अपनी अच्छी डाइट रखिए, रेस्ट रखिए, एंड यू विल सेल कंफर्टेबली। जी, तो इस सब में एक बैलेंस अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। यस। आपकी पूरी जर्नी में अगर हम कहें तो सबसे डिफिकल्ट स्टेज कौन सी रही आपके लिए? मैं कहना चाहूँगा इंटरव्यू मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, और मैंने वो चैलेंज भी बना लिया था अपने लिए कि मुझे एक बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। क्योंकि अगर आप मेरा पेपर 1 का मार्क्स देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। मेरा पेपर 1 का मार्क्स वॉज नॉट वेरी एग्जाम्पलरी, 105 मार्क्स। तो मुझे वो पता चल गया था कि आई एम स्कोरिंग बिलो माई स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो अब मुझे ये था कि मुझे इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेनी, तो मैंने अपने टारगेट बना लिया था कि मुझे इंटरव्यू में 120 प्लस स्कोर करना है टू गेट इन द लिस्ट। तो इंटरव्यू वाज द हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि एक टारगेट तो सेट था, क्योंकि अगर वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आई वोंट बी इन द लिस्ट। तो खुद के लिए चैलेंज था ये सेट, एंड फिर उस पर काम करते गया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, एंड as you can see 125 marks, that was I think third highest in this year. Yes, आपके मार्क्स वन ऑफ हाईएस्ट है पूरे उस ईयर के। Yeah. तो दैट मींस कि कोई भी हर्डल हो, इफ वी आर डिटरमाइंड, तो हम उसको पूरा ओवरकम कर सकते हैं। एक डेडिकेशन हमको रखना पड़ेगा उसके लिए, एक गाइडेड डेडिकेशन रखना पड़ेगा, जिससे हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने पूरे एफर्ट्स को पॉजिटिवली चैनलाइज कर पाए। यस। मेरा यही मैसेज रहेगा सबको कि आप टारगेट जो भी आप बना रहे हैं, आप उससे हिलिए मत, उस पर लगे रहिए, एंड जो एफर्ट्स चाहिए उसके लिए डिटरमाइंड एफर्ट डालते रहिए गाइडेंस के थ्रू। जो भी आपके मेंटर बोल रहे हैं आप वो फॉलो करते जाइए, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे कि आपने एक नहीं, आपने तो दो इंटरव्यूज इतने अच्छे से क्रैक किए, तो हमारे स्टूडेंट्स को आप ये बताइए कि जनरली जो वो मिथ्स इतने सारे सुनते हैं इंटरव्यूज में कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो क्या रियलिटी थी और क्या मिथ्स थे, तो उस पर एक बार हाईलाइट कीजिए। जैसे कि मुझे भी बहुत सारे मिथ्स थे जो कि आके करियर क्वेश्चन में क्लियर हुए। जैसे कि मुझे एक मिथ था कि इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझे सबका आंसर देना, बट जब मैं करियर क्वेश्चन में आया मुझे पता चला इंटरव्यू के जो ट्रिक्स होते हैं, जो साइकोलॉजी होती है ऑफ एन इंटरव्यूअर, व्हाट ही इज लुकिंग इनटू मी। तो जब मैंने वो सब पढ़ा बहुत डिटेल में, जब सर ने बताया ये सब इंटरव्यू की जो टेक्निक होती है, जो साइकोलॉजी होती है, फिर मुझे पता चला कि not all questions are to be answered, some are basically white balls that are to be left। तो वो एक सबसे बड़ा मिथ था, और बच्चों को यही होता है। और सेकेंडली जब प्रेशर डालते हैं तो बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, बट बच्चों को वो समझना चाहिए कि दिस इज बेसिकली एन इंटरव्यूइंग टेक्निक। तो ये सब जो चीजें हैं, काफी सारे मिथ्स मेरे इंटरव्यू सेशंस में क्लियर हुए, और उससे मैंने अच्छा प्रिपेयर किया। सारे प्रेशर टेक्निक से वो हमारा टेम्परामेंट चेक करना चाहते हैं कि हम कितना काम और स्थिर रह पाते हैं या नहीं रह पाते। आफ्टर ऑल जिस जॉब प्रोफाइल के लिए हम जाने वाले हैं वो भी तो एक प्रेशराइज्ड कंडीशन में ही है, प्रोटेक्टिंग द कंट्री एट डिफरेंट लेवल्स, काफी प्रेशर वाला ही है। तो इस सब में आपने अपने मोटिवेशन को कंटिन्यू कैसे रखा? बिकॉज इतनी लंबी जर्नी जो होती है ये टायरिंग होती ही है। कभी ना कभी आपने भी पूरी जर्नी में आपके भी काफी लो पॉइंट्स आए होंगे कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज ये करने का मन नहीं कर रहा है। उन दिनों में आप अपने आपको कैसे वापस से बकअप करते थे एंड यूज्ड टू सिट बैक टू योर स्टडी टेबल? जैसे कि कभी कभी तो काफी ज्यादा सैचुरेशन आ ही जाता है, सो रेस्ट इज द बेस्ट वे टू कम बैक। तो आप रेस्ट करिए, आप अच्छी मूवीज देखिए, कुछ अच्छा जो आपको पसंद आता है वो करिए, आप अपना मन वापस लगाइए। तो एक दिन का ब्रेक लेने के बाद यू कैन कम बैक टू स्टडीज। पर जो एंड गोल है वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये क्यों अचीव करना है, एंड व्हाट इज द वैल्यू दैट इट होल्ड्स टू मी एंड माय फैमिली। तो मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट था। आई न्यू दैट इफ आई बिकम अ ग्रुप ए ऑफिसर, a gazetted officer, this would mean a lot to me and especially my family। तो ये उसकी मुझे वैल्यू पता थी, and this is what always kept me going।
और सैचुरेशन जो आता है दैट इज तो नॉर्मल, वी आर ह्यूमंस, वी हैव आवर लिमिटेशंस, सो यू कैन टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, रिकूप एंड देन कम बैक, बट आपका जो एंड गोल है वो आपको क्लियर होना चाहिए. रिलैक्स बट डोंट गेट डाइवर्टेड. यस. जी. आप इस पॉइंट पे ये और बताइए कि जैसे आपका पूरी जर्नी थी, इस जर्नी में आपने अपने आप को, एक होता है कि बच्चे डे वन से अपने आप को एक पोजीशन पे कभी देख पाते हैं कि मुझे इतने साल में या इतने टाइम में मुझे एक ये चीज अचीव करनी है, ठीक है, दे इमेजिन देमसेल्व्स इन बीइंग यूनिफॉर्म और समथिंग. तो आप अपने आप को हमेशा से ऐसे ही देखते थे बचपन से? यस यस, मैं खुद को विजुअलाइज करते रहता था इन यूनिफॉर्म एंड दैट आल्सो केप्ट मी मूविंग. So visualization is also very important. So you visualize yourself being there, helping the society, contributing in the nation building. So this is also how you keep going. So visualization, right support, all things well. इसमें सर आपकी हॉबीज के बारे में जैसे अभी आपने बताया कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ भी कहीं ना कहीं वो भी आपको केप्ट मूविंग रखा उसने भी. तो आपकी हॉबीज जो आपने एक्चुअली में परस्यू की वो, और जो आपने डाक में फिल किया, जो आपके इंटरव्यू में पूछा गया जिस पर, तो क्या वो सेम थी या उसमें भी डिफरेंस था? नहीं नहीं, वो तो सेम ही थी मेरी हॉबीज. बेसिकली इट वाज फुटबॉल, ट्रैकिंग एंड रीडिंग, और यही तीन मेरी हॉबी थी. और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में इसको कभी छोड़ा नहीं, हमेशा इसके साथ लगे रहा. बिकॉज जैसे आप बता रही थी, प्रिपरेशन कैन गेट टायरिंग एंड रिपीटेटिव मेनी अ टाइम्स. सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक द मोनोटोनी एंड बेसिकली आप कुछ रेस्ट रिकूप करके आप वापस कम बैक कर सकते. So this is what I always kept doing, football. Overall it is we have to be genuine, कहीं भी ब्लफ नहीं करना है. Yes, yes. कि हमारी हॉबीज, जैसे बच्चों को जनरली ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम हॉबीज में सब कुछ फ्लावर ही लिखेंगे, सब कुछ अच्छा लिख के आएंगे, जिससे जो हमारे इंटरव्यूअर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, वो हमसे इम्प्रेस हो जाए. बट दिस डजंट वर्क एक्चुअली. उनको ब्लफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने एक्सपीरियंस्ड पर्संस है वो हमको तुरंत पकड़ लेंगे कि अगर हम उनको ब्लफ कर रहे हैं तो. Yes, yes, yes. Also इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि basically I was fortunate enough that basically I was coming from a decent family. तो मेरी हॉबीज को मुझे परस्यू करने का टाइम मिला था प्रिपरेशन के पहले भी. बट मेनी एस्पिरेंट्स कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड और उनको कोई हॉबी परस्यू करने का कभी टाइम नहीं मिला. तो इसमें और एक चीज़ है, जब आप 6 महीने पहले से आप जब प्रिपरेशन चालू करेंगे इंटरव्यू की, तो आप कोई सिंपल हॉबीज भी आप डेवलप कर सकते हैं. जैसे रीडिंग एक हॉबी है, दैट कैन बी डेवलप्ड इन 3 or 4 months. अगर आप कुछ लेट्स से आप यू कैन रीड 10-15 बुक्स, सो आप वो एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं. या फिर और भी कोई हॉबी, जैसे रनिंग है, तो ये रनिंग एक हॉबी है जो आप डेवलप कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 6-7 months. सो ये भी एक बात है. अगर आपके पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो डैफ के बोलते हैं कि आई डोंट हैव अ हॉबी, सो यू कैन डेवलप अ हॉबी आल्सो. इट्स नेवर टू लेट. समटाइम्स अपने हिडन टैलेंट्स को भी निखारने का मौका मिलता है, तो उसमें हम काफी ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनकी सिंगिंग या पोएट्री, ये भी काफी सारे क्रिएटिव टैलेंट्स इसी के थ्रू निकल के आते हैं. यस 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 यस. कभी आपको वो चीज करने का कभी टाइम नहीं मिला या फिर ऐसा कुछ नहीं मिला, तो आप वो भी परस्यू कर सकते हैं. आप उस पे आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे काफी चीजें आ गई हैं, सो आप उसको देख के उसमें आप डीप में घुस सकते हैं और आप वैसे करके आप अपनी हॉबी भी डेवलप कर सकते हैं. अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए सबसे ज्यादा क्या वर्क किया? Was it your confidence? Was your content? या फिर आपके डैफ के अराउंड जो क्वेश्चंस पूछे गए, या क्या, मतलब आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा कि जिसने आपको इतना हाई स्कोर दिलवाया? फर्स्टली जो मैंने डैफ प्रिपेयर किया था, that was a very rewarding for me because सारे क्वेश्चंस मेरे डैफ के अराउंड ही पूछे गए. बट जो सबसे मुझे जो ज्यादा हेल्प किया, आई वुड से कि सर ने जो जो चीजें बताई थी ना इंटरव्यू टेक्निक के बारे में, कि अगर वो प्रेशर डाल रहे हैं तो आप में क्या देखना चाह रहे हैं, अगर वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप में क्या देखना चाह रहे हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपको कैसे हैंडल करना है, आपको अपना आई कांटेक्ट कैसे बनाना है, आपको नॉन वर्बल कैसे करना है. जब सर ने सारी चीजें बताई थी ना, जब वो मुझे काफी ज्यादा हेल्प की. क्योंकि व्हेन आई वाज सिटिंग इन द इंटरव्यू, और मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि मैं एसएसबी भी मैंने क्लियर किया है और यूपीएससी इंटरव्यू में भी बैठा था. तो जब मुझे इंटरव्यूअर सर जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, so I could understand ki why he is asking me this question and how I should answer it. And when he was putting pressure on me, I knew that what he is going to check in me, and if I don't know how to handle that situation as well. तो ये करते 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 मेरा काफी ज्यादा दोनों इंटरव्यू काफी ज्यादा अच्छा गया, एंड इंटरव्यू से निकलते ही I knew that I have done very well. I was very satisfied in both the interviews.
तो ये मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया, नोइंग द इंट्रिकेसीज ऑफ इंटरव्यू। सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर आप वहां कॉन्फिडेंट हैं तो एट द एंड यू विल बी सेटिस्फाइड कि जो जैसा मैंने डिलीवर किया दैट वाज गुड इनफ। जी, तो ये तो आपने बाउंसर क्वेश्चंस इंटरव्यू में कैसे हैंडल करते हैं ये भी एक बताया एक तरीके से। जो रिटन एग्जामिनेशन है यहाँ पर हम बाउंसर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें लगे हाथ, हम ये भी जान लेते हैं आपसे। सो बेसिकली बाउंसर क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आते ही है हर साल, ठीक है, एंड वो सबके लिए होता है। सो अगर पेपर 1 में है तो यू कैन लीव इट, पेपर 2 में है तो यू कांट लीव इट, यू हैव टू आंसर इट। अगर लेट से ऐसे है तो थोड़ा फिर भी मैनेज हो सकता है, बट अगर आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट में है तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप ब्लफ मत करिए, आपको जितना पता है आप उसके बारे में लिख दीजिए, और आप एक डिसेंट आप स्कोर, एक एवरेज स्कोर आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, लेट से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स। बट उसमें आपको ब्लफ नहीं करना है, आपको उसमें कुछ भी गलत फैक्ट्स वगैरह नहीं लिखना है, आपको जितना पता है आप उसको अच्छे से लिखिए, और आप वैसे करके आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आपकी पूरी जर्नी में हमने डूज के बारे में सुना, अब कुछ डोंट्स के बारे में बताइए कि जो कैंडिडेट आपके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स को नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स को बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनको प्रेशर हो जाता है, सोसाइटल या फैमिली प्रेशर हो जाता है, जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है प्रिपरेशन में, और ये काफ़ी नॉर्मल है। तो कैंडिडेट्स को अपना जो मोराल है वो डाउन नहीं करना चाहिए, मोराल हमेशा अप करना चाहिए। मोराल अप करके दे शुड कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। एंड इसमें स्पिरिचुअलिटी भी आपको हेल्प कर सकती है, जैसे कि निष्काम कर्मा जो एक भगवत गीता की सेइंग है, तो आपको ये सब फिलोसॉफीज आपको थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी। तो आपको पता रहना चाहिए कि यू शुड कीप गोइंग एंड यू शुड नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट कंटिन्यूअसली। आप जो प्रोसेस है आप उसको एंजॉय करिए, आप उसको सिंसियरली करिए, एंड आपका जो रिजल्ट है दैट इज वेटिंग अराउंड द कॉर्नर। आपने इस पूरी जर्नी में अपने भी कुछ लो पॉइंट्स को देखा होगा, मतलब एज अ पर्सनालिटी आपने पूरी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के बिफोर जो प्रसून सिंह देखा होगा, एंड आफ्टर गेटिंग इनटू लिस्ट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंटायर टीडीएस जर्नी, इसके बाद एक अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम्ड फॉर्म में देखा होगा। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या फर्दर आपने खुद में चेंजेस देखे जिससे यू फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर प्राउड अबाउट योरसेल्फ। सो मैं कैंडिडेट्स को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं कि जो मैंने 2 एग्जाम क्लियर किए, बट आप ये नहीं जानते कि मेरी जर्नी भी काफी लंबी थी। ये जर्नी मेरी चालू हुई थी अराउंड 2021 में, मेरी जर्नी चालू हुई थी, तो ये काफी 3 या 4 साल की लंबी जर्नी थी, और इसमें काफी फेलियर्स थे, और हर फेलियर के बाद मैंने खुद को और बेटर डेवलप किया। हर फेलियर के बाद आई वॉज रेजिलियंट इनफ टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, और जो भी मेरी गैप थे पर्सनैलिटी में या स्टडीज में, मैंने वो गैप फुलफिल किया, और ऐसे करते 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 नाउ I think I'm a more mature person, a more better prepared person जो मैं पहले था। But however, मेरा ये कहना है कि आगे भी मैं काफी फेलियर फेस करूंगा, काफी चैलेंजेस फेस करूंगा अपने जॉब में, और हर चैलेंज को I will see as an opportunity to grow. I will learn from my failures, I will learn from my challenges, and I will develop more. And this is how a candidate should basically keep on growing, and they should not fear failure, और उनको डरना नहीं चाहिए फेलियर से। दे शुड ऑलवेज कीप इंप्रूविंग एंड ओवरकमिंग देयर फेलियर्स। वेल सेड कि हम खुद से ही जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी, एंड ये करना भी पड़ेगा। आप आफ्टर सिलेक्शन आपका जो पर्सपेक्टिव टुवर्ड सोसाइटी है, इसमें क्या चेंजेस आए? बिकॉज अब आप सोसाइटी को एक ऑफिसर की तरह से देख रहे होंगे, पहले जस्ट एक कॉमन सिटीजन वाला पर्सपेक्टिव था, तो इसमें क्या चेंजेस रहे? तो सोसाइटी में बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। सो व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, अ गेजेटेड ऑफिसर, यू सी दैट हाउ व्हेन आई कम इन द पोजीशन ऑफ पावर, बेसिकली अभी तो हमारी ट्रेनिंग और कमीशनिंग बाकी है, व्हेन आई बी अ कमीशन्ड ऑफिसर, हाउ विल आई सॉल्व दिस इशू। तो आप एक ज्यादा अथॉरिटेटिव और एक बेटर, मोर रिस्पॉन्सिबल आपकी जो सोच है वो हो जाती है। कोई भी इशू के बारे में अगर आप देखेंगे, अगर आप आर्म फोर्सेस के बारे में देखेंगे, डिप्लोमेसी के बारे में देखेंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आपका जो नजरिया है वो काफी ज्यादा मेच्योर हो जाता है। यू आर नो मोर जस्ट अ स्टूडेंट who can pass a casual statement. Now you are responsible officer who has to take the decisions when push come to shove. तो आप ये बेसिकली नजरिया बदल जाता है, एंड हर इशू के बारे में आप काफी डेलिबरेटली सोचते हैं कि इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, मोरल पे क्या, लोगों के मोरल पे क्या, और इमोशंस पे क्या ज्यादा मेरे डिसीजन का असर आएगा।
So this is how the हम्म। thinking changes. तो एक मोर रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन बन जाते हैं हम, और काफी इंटीग्रेटेड तरीके से हर चीज को देखते हैं, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड हम फोकस रखते हैं हर चीज को लेकर। Yes, yes, yes. And 360 डिग्री से हम लोग सोसाइटी को देखते हैं। ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है जो हम सोचते हैं कि दिस इज नॉट बॉदरिंग मी। जब आप एक नॉर्मल सिटीजन होते हैं तो बहुत सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हैं कि यार दिस इज नॉट बॉदरिंग मी, सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय इमोशनल stamina in this. But when you are an officer, you are more responsible. You feel that every aspect of the society is related to me and I'm responsible, and you think and you give your thought to all of these issues around you. पहले हम सोसाइटी से इंडिफरेंट हो जाते हैं, उसकी जगह अब हम सोसाइटी को लिंक करते हैं अपने आप से। Yes. वेल सेड, काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है आपका। फर्दर इंडिया को आप फर्दर एक अपने एम के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? रिसेंट ईयर्स में हम देखें तो आसपास सोसाइटी में क्या इम्प्रूव होना चाहिए? What I would say is कि nationalism का जैसा वेव चल रहा है, so everyone should contribute in the nation building. Everyone is doing so, but थोड़ा और जो एजुकेशन और अवेयरनेस है वो और बड़े लोगों के बीच, एंड एक रैशनल सिटीजनरी इज व्हाट आई विश दैट इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड, एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे 5th जनरेशन एंड 6th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर, so civil society is a domain of new generation warfare. So moving forward a decade, I feel that civil society should grow and be more responsible, more aware, and this is how I see my future in India. Well said. Okay, now I just want to know what are the major takeaways from your CIBF and this entire journey, जो आप हमारे कैंडिडेट्स को कहना चाहेंगे कि फाइनली उन लोग को क्या करना चाहिए कि जिससे वो एक सक्सेसफुल करियर बना सके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? What I would say is कि basically life is like a race. When you finish a race, you should not feel that I could have done a little more. To every student, ये एक रेस है, ठीक है, and you have to give it your all. आपको जब आप लेट्स से आपका लास्ट अटेम्प्ट जब हो जाता है तो आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि यार मुझे थोड़ा और मेहनत कर लेनी चाहिए थी, आई कुड हैव डन मोर, मुझे वो जो मैं अपनी क्लास छोड़ के या अपना मॉक टेस्ट छोड़ के जो मैं घूमने गया था, आई शुड हैव नॉट डन दैट। तो बस वही बात है, जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं आप डाल दीजिए, यू वोंट रिग्रेट इट। once your name comes in the list, everything is worth, when you become an officer, everything is worth it. So just a final message, put all your efforts, it is worth it. The dream you have seen and your parents have seen for you, when you achieve it, it is the best feeling of the life. Sara sacrifice is worth it once it's success. So with all this, we are just wrapping up our conversation. Hopefully ये conversation सारे aspirants के लिए भी, सारे candidates जो कहीं ना कहीं इस जर्नी में स्टक हैं या जो इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सबके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आपकी हर स्टेज पर हमने बात किया कैसे सारे फियर्स को, प्रॉब्लम्स को ओवर करना है, हमने इस पर भी बात की। एक राइट मेंटर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, फैमिली, पीयर ग्रुप, इस सब का क्या रोल होता है, इस सब पे हमने डिस्कस किया। एंड पर्सनली खुद को हम हमारी हॉबीज से, हमारे स्पिरिचुअल एक कंपास से कैसे गाइडेड रखें, इस सब पे भी हमने डिस्कस किया। तो आई गेस हमारे व्यूअर्स के लिए ये काफी फ्रूटफुल रहेगा एंड इससे उनको भी काफी हेल्प मिलेगी अपनी इस जर्नी में। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड दिस वाज अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू। होप हमारे व्यूअर्स के भी काम आएंगे सर। Thank you ma'am for providing me this platform. I hope my message reaches to all the aspirants that are in the journey, and all the best to everyone. Jai Hind, see you in uniform soon. Thank you.